प्राकृतिक खेती का मतलब ही ये है, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर ये है कि जैविक खेती में भी जो कृषि के लिए निवेश है वो सारा बाजार से खरीदना पड़ता है और प्राकृतिक खेती में देसी गाय को इसका मूल आधार कहा गया है। तो इसलिए किसान देसी गाय के गोबर गोमूत्र से ही सारे खाद, कीटनाशक, फफूंदीनाशक आदि बनाता है। तो इसलिए इसमें कोई खर्च अलग से नहीं करना होता, बाजार से छुटकारा मिल जाता है। और यदि हम गन्ने की बात करें तो किसान की 50% उत्पादन लागत कम हो जाती है प्राकृतिक खेती अपनाने पर, क्योंकि कोई भी रसायन किसान को बाजार से खरीद के नहीं लाना है। नमस्कार किसान भाइयों, टेक किसान फार्मिंग राठौर चैनल पे मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आए हैं जी गांव नूनीखेड़ा में अपने डॉक्टर साहब के पास में, जो KVK के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है हमारे यहाँ से झालसीतोड़े से। तो प्राकृतिक किसान है, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल। और डॉक्टर साहब हमारे यहाँ रहे और आप इसे तो देख ही सकते हैं अच्छे से। जैविक के उत्पाद वगैरह भी यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। किस तरह से संतुलित मात्रा में ये जैविक चीज़ें लगाकर अपने खेत में कैसे ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं, सारी प्रॉपर जानकारी आपके साथ में शेयर होगी। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन से हम करा दें। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप परिचय करा दें अपना एक बार अच्छे से। हाँ, मैं डॉक्टर जितेंद्र आर्य, कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर 2 में कृषि वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। और पिछले 2016 से हम लगातार प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो कृषि विज्ञान केंद्र पर कार्य करता हूँ। प्राकृतिक खेती का जो काम है घर पे, वो मेरा बेटा देखता है, देवेश आर्य। तो आगे की जानकारी आपको ये देंगे। ठीक है जी। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का और आपका भी दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी। आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। अपना परिचय देवेश, अपना परिचय कराइए एक बार। मेरा नाम देवेश आर्य है। हाँ जी। गांव नूनीखेड़ा और ज़िला मुजफ्फरनगर। और मैं BSc जी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ और MSc एग्रोनॉमी से कर रहा हूँ। एग्रोनॉमी से कर रहे, ठीक है भाई। तो भैया आपने जैविक की शुरुआत कर दी है। हाँ जी। 2016 से कर दिया डॉक्टर साहब आपने शुरुआत। अब मेरे को ये बताओ, शुरू में जो आप कर रहे थे पहले तो टोटल खेती फर्टिलाइजर पे थी ना आपकी? हाँ जी। और उसके बाद से अचानक से कैसे परिवर्तन हुआ? मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र गुरुकुल में पढ़ता था। हाँ जी। वहाँ के जो राज्यपाल हैं, अभी गुजरात के जो राज्यपाल हैं डॉक्टर देवव्रत आचार्य, हाँ जी। वहाँ पे मैं देखता था उन्होंने नेचुरल फार्मिंग शुरू करी हुई थी गुरुकुल के फार्म पर जी। तो वहीं से पढ़ते पढ़ते मुझे प्रेरणा मिली कि ये हमें अपने फार्म पे भी काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। 2016 में मैं वहाँ से आ गया था, फिर यहाँ पे आके प्राकृतिक खेती हमने शुरू कर दी। तो शुरुआत में जैसे जैविक पे आप लोग लेके आए हो, फसल आपने चेंज करी थी या खेती करने का कुछ तरीका बदला था? कैसे, मतलब क्या चीज़ें लगाई थी जैविक के नाम पे शुरू में? हम तो शुरू से पहले गन्ना ही बोते आ रहे थे और जब हमने जैविक शुरू करी, जब भी हम गन्ने पे ही काम कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती प्रकृति के भरोसे जो करी जा। प्रकृति के भरोसे नहीं, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार। हाँ, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार डॉक्टर साहब। प्रकृति के साथ साथ आप लोगों ने करने की शुरुआत कर दी। हाँ जी। और कुल मिला के रिजल्ट मिले इसके अच्छे आपने? हाँ, रिजल्ट इसके काफी अच्छे हैं। पहले साल कुछ प्रोडक्शन में कुछ फर्क पड़ा आपके उत्पाद में? पहले साल प्रोडक्शन हमारा थोड़ा कम था और अब इस सीजन में हम 80 क्विंटल प्रति बीघा तक निकाल रहे हो टोटल। मतलब प्राकृतिक तौर पे आप जो कर रहे हो, प्रकृति में जो भी चीजें हैं, यानी कि पशुओं के पीछे से जो इनके जो है गोमूत्र वगैरह है, गोमूत्र से जीवामृत हम बना रहे हैं, घन जीवामृत बना रहे हैं। जैविक यानी प्राकृतिक खेती की आपने जैसे शुरुआत कर दी। मैं आपके यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ, आपने देसी गाय भी यहाँ पे बांध रखी है, इधर भी बंध रही है। तो इन्हें लेके आए आप? हाँ जी। सब पहले ये नस्ल थी आपके पास? नहीं, पहले हमारे पास सिर्फ जर्सी नस्ल थी। आप देसी लेके आए? अब देसी गाय लेके आए फिर तो शुरुआत करने के लिए। अच्छा। तो इसकी मतलब खाद वगैरह, इससे जो खाद जो मलमूत्र वगैरह जो था उसके इस्तेमाल यूटिलाइज आपने कैसे किया कृषि में? वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपको मैं इधर दिखाता हूँ कैसे हम जीवामृत बनाते हैं। चलो उस साइड में चलते हैं। दूसरी साइड में जीवामृत बनाते हैं जो गोमूत्र से, उसकी प्रक्रिया देख लेते हैं एक बार। देखो जी, जीवामृत लिखा हुआ है इस ड्रम पे, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, जीवा अमृत। अब ये कैसे बना रहे हैं कैसे नहीं बना रहे, पूरी व्यवस्था में देखते हुए। डंडा घेर रखा आपने इसमें, 2 ड्राम इनके तैयार है, शायद इसमें घुमाते हैं। हाँ, डंडा। इसमें हम सबसे पहले 10 किलो तो गाय का गोबर डालेंगे। चलो जी। और 10 लीटर गाय का गौमूत्र डालेंगे, यानी कि देसी गाय का? देसी गाय का 10-10 किलो दोनों चीजें होगी। दोनों चीजें डालेंगे जी। फिर इसमें 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन। 2 किलो गुड़ कौन सा लेना, बढ़िया खराब ऐसा भी कुछ है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुड़ आपका जितना पुराना होगा उतना अच्छा है। उतना अच्छा है। हाँ जी।
बेसन कितना बताया? बेसन 2 किलो, 2 किलो बेसन होगा। 500 ग्राम पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी। पुराना पेड़ यानी कि काफी पुराना हो, काफी पुराना, 100 साल 150 साल जो पुराना, जिसकी मिट्टी का भी खुद ही ना हो इस तरह का। मिट्टी कभी जी जी जी। उसमें मतलब मिट्टी लेने की वजह, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजर और खाद कभी डाला नहीं होता। उसमें सूक्ष्म जीवाणु भी ज्यादा होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु वगैरह जाते हैं, तो इसमें ला के डाल देते हैं। और पानी कितना लिया फिर आपने इसमें? भर दिया 180 लीटर पानी। 180 लीटर पानी है, बाकी वो पोर्शन आपका वो हो गया। हाँ जी। तो ये ऊपर तक भरे होंगे आपने उस टाइम पे? नहीं, इतना ही, इतने ही भरे। तो ये कितने टाइम तक ये डंडी वगैरह घुमानी है इसमें? ये सुबह शाम इसमें घड़ी की सुई की दिशा में डंडा घुमाना पड़ता है ऐसे। अच्छा जी, हाँ जी, चलो, ताकि इसमें ऑक्सीजन का संचार बना रहे। ऑक्सीजन का संचार बना रहे, ठीक है। और ये हमारा सर्दियों में 7 से 8 दिन में तैयार हो जाए, गर्मियों में 3 से 4 दिन में तैयार। 3 से 4 दिन में। इसको फिर खेत में इस्तेमाल कैसे करना है? खेत में इस्तेमाल, ये हमारा टैंकर रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से सबसे पहली बात तो उठा के ले जाना है भारी मामला। अच्छा 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 अच्छा, इसके थ्रू निकालते हैं आप? हाँ, इसमें टैंकर में पलट देते हो। गेट वाल लगी हुई है टैंकर में। जी जी जी। और खेत में नाली पे ले जाकर रख देते हैं और उसमें निकल जाता है। उसमें निकल जा। तो कोई स्प्रे वगैरह के तौर पे भी आप लेते हो? हाँ, स्प्रे को छान के स्प्रे करते हैं फसल पे। उसका बेनिफिट क्या मिलता है? स्प्रे से एक तो कीड़े बीमारी नहीं आते ज़्यादातर। कीड़े बीमारी नहीं आती इसमें। तो कुछ फसल रोग उपचार वगैरह करना पड़ता है, उसके लिए कैसे व्यवस्था करते हो? उसके लिए और सारी चीज़ें, अग्नि अस्त्र बनाना पड़ता है, नीमास्त्र बनाना पड़ता है, ये सारी और चीज़ें हैं। नीम के पत्तों से तम्बाकू वगैरह पीस के बनाना पड़ता है। ये और थोड़ा सा क्लियर करो, रोग वगैरह के लिए ये जो आप बनाते हो। अच्छा, तो रुक जाओ। तो यहाँ तक की होगी, बाकी क्या व्यवस्था इन्होंने खेत में कर रखी है, किस किस तरह से ये कर रहे हैं? अच्छा, एक बार चीज़ बताओ मुझे इस पॉइंट, हाँ जी। ये तो मुझसे क्लियर कर लूँगा। ये जो है कितनी बार पानी चलाना है, या हर बार जितनी बार भी? जितनी बार भी किसान खेत में पानी लगाए तभी लगाना पड़ता है। तो इसका बेनिफिट है खूब? हाँ, बेनिफिट खूब है। अच्छा, मिट्टी वगैरह फिर बाद में कभी आपने टेस्ट करी कुछ उस पर, पीएच वगैरह पे या ऑर्गेनिक मैटर पे कोई नहीं कुछ फर्क पड़ा? मैटर बढ़ रहा है मिट्टी का। बढ़ गया? हाँ जी। तो गन्ने में भी कोई समस्या विशेष नहीं है ऐसी कुछ? कोई समस्या नहीं। चलो ठीक है भाई जी। और कुछ पॉइंट है हम डॉक्टर साहब से क्लियर करेंगे। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। ये मेरे को ये बताओ आप, ये क्या चीज़ है? ये गोबर जीवामृत है, सूखा खाद है। अच्छा जी। इसको क्या करते हैं कि देसी गाय के गोबर को हम सुखाते रहते हैं। हाँ जी। और सुखा करके कहीं एक कोने में छायादार स्थान पर इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा जी। और जब हमें खेत में इसे प्रयोग करना होता है, उससे 4-5 दिन पहले इसमें 10% जीवामृत मिला के जूट के बोरों में भर के रख लेते हैं। और फिर इसको खेत की तैयारी के समय या खूड़ में, गन्ने की बुआई के समय या बाद में भी हम इसको गुड़ाई जैसे खुरपा आदि निकलवाते हैं खेतों में, उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सूखा खाद है। जब हम पानी के साथ जीवामृत लगाने की स्थिति में ना हो तो उस स्थिति में ये घनजीवामृत का प्रयोग किया जाता है। नाम ही इसका अमृत है जी? हाँ, घनजीवामृत। जी जी जी। हाँ, तो ये सूखा खाद है। अच्छा डॉक्टर साहब, खेत में किसी तरह कोई समस्या वगैरह अगर आती है तो उसके लिए कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह जैविक में वो कोई समाधान बता दीजिए इस तरह कुछ, अगर कोई किसान बढ़ना चाह रहा है जैविक पद्धति पे, प्राकृतिक खेती करना चाह रहा है। हाँ, देखिए, आप बार बार जैविक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जैविक खेती में और प्राकृतिक खेती में अंतर है जी। तो हम जो है ना केवल प्राकृतिक खेती करते हैं और इसी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी। इसमें प्राकृतिक खेती में प्राय कीट एवं रोगों का प्रकोप देखने को कम मिलता है, लेकिन अगर हो जाता है प्रकोप तो उसका समाधान है। जैसे रोगों से सुरक्षा के लिए खट्टी छाछ का प्रयोग करते हैं और कीटनाशक के रूप में नीमास्त्र, अग्नि अस्त्र और 10 अर्क, ये सब बनाए जाते हैं घर पे ही सब जी। गोबर गौमूत्र के सहयोग से। और इनका प्रयोग किया जाता है कीड़े रोकने के लिए, है ना जी। जैसे जो सकिंग पेस्ट हैं, रस चूसने वाले कीड़े हैं, उनके लिए नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं। और जो सुंडी आदि हैं फसलों में लगने वाली, उनके लिए अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये बनती कैसे हैं ये चीज़ें, मतलब ये? हाँ, बनाने के लिए जैसे नीमास्त्र को बनाने के लिए बड़ा आसान है कि इसमें 5 किलो नीमास्त्र बनाने के लिए 5 किलो नीम के पत्ते या निबोली और बारीक टहनियाँ, इनको पीस लेते हैं जी। और 10 लीटर गौमूत्र लेते हैं और 1 किलो गोबर, इनको जो है हम एक ड्रम में डाल देते हैं और फिर 48 घंटे तक रखा रहने देते हैं और फिर इसको छान करके सीधा स्प्रे कर देते हैं। ये नीमास्त्र है। हाँ, इसमें पानी 100 लीटर मिलाया जाता है, जो मैंने अभी मात्रा बताई जी। इसमें पानी 100 लीटर
मिला के और इसका स्प्रे कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे सकिंग पेस्ट नियंत्रित हो जाते हैं। अग्निअस्त्र बनाने के लिए ये तो चूसक कीटों के लिए होगा पहला। कीटों के लिए जो सुंडी आदि हैं, जी जी, पत्ती कुतरने वाले कीट हैं, उसके लिए अग्निअस्त्र बनाते हैं। अग्निअस्त्र बनाने के लिए क्या करते हैं कि वही 5 किलो नीम के पत्ते, 10 लीटर गौमूत्र और 1 किलो खाने वाला चूना, वो खाने वाला तंबाकू, 500 ग्राम लहसुन पीसकर और 500 ग्राम हरी मिर्च, तीखी हरी मिर्च, ये पीसकर ये सारी सामग्री एक बड़े बर्तन में लेकर के और इसको जो है उबालते हैं बड़े बर्तन में लेकर। 4 उबाल देते हैं इसको और फिर इसको उतार के रख लेते हैं। 48 घंटे तक इसको भी रखे रहने देते हैं। ठंडा होने पर छान करके 3 लीटर अग्निअस्त्र और 100 लीटर पानी मिला करके इसको जो है स्प्रे किया जाता है। इस तरह से सुंडियाँ नियंत्रित हो जाती है। इसका जो है जो घन जीवामृत वगैरह है, इसका प्रयोग कितनी बार कर सकते हैं खेत में, उतना ही अच्छा है? हाँ, जितना ज़्यादा प्रयोग करें उतना अच्छा। कम से कम घन जीवामृत गन्ने की खेती में कम से कम 4 कुंटल और अधिकतम आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा। इसी तरह से जीवामृत कम से कम 400 लीटर 1 एकड़ में एक बार में, और जितना ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे जो बार बार चलते हैं, इस तरह की चीज़ें चलती है प्राकृतिक खेती में, क्या जैसे वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन का घट गया, तो आपने कुछ टेस्टिंग वगैरह आपने करवाई हो, क्योंकि 6 साल आपको हो गए करीब? हाँ, देखिए तो कुछ ये सब लगा आपने कुछ? हाँ, इससे प्राकृतिक खेती जब हम करते हैं तो ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है वर्ष दर वर्ष जी। और जो ये सूक्ष्म जीवाणु हैं ये ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाते हैं। उधर हमारे केंचुए काम करते हैं, उनसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। और जो हमारी फसलों के अवशेष हैं प्राकृतिक खेती में, वो हम मिट्टी में ही मिलाते रहते हैं, उनको जलाते नहीं हैं जी। मल्चिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए जो है वर्ष दर वर्ष ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है। अच्छा, कोई आम किसान अगर प्राकृतिक खेती की इस तरह से शुरुआत करना चाहे तो देखो एकदम से शायद खेती पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, तो क्या कितनी परसेंटेज चांस है उसके कि कितने टाइम में 100% सक्सेस हो सकता है, जैसे कि आप आज की तारीख में है? देखिए, ऐसा है, चीज़ों को ठीक से समझकर जी और किया जाए तो फिर मैं नहीं समझता कि उत्पादन घटेगा। नहीं घटेगा? हाँ, क्योंकि बात यह है कि पूरी विधा को समझ के और सही ढंग से किया जाए तो उत्पादन घटने का कोई डर नहीं है। गन्ने की खेती जैसे जहाँ तक शुरू करने की बात है, तो मैं किसान भाइयों को ये सुझाव दूंगा कि आधा एकड़ या 1 एकड़ से शुरू करें और उसमें खरीफ सीजन से शुरू करें। कैसे शुरू करें कि जब मानसून की पहली बारिश होती है तो उसमें मानसून पूर्व शुष्क बुआई की जाए। इसको अंग्रेजी में PMDS कहते हैं। इसमें क्या करना होता है कि 9 फसलों का बीज ले करके उसकी बुआई की जाती है मानसून की जब पहली बारिश होती है, और फिर जब वो फसलें हमारी 45-50 दिन की हो जाती हैं तो उसको खेत में पलट दिया जाता है। इससे ऐसा करने से हमारी खेती हमारा खेत रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती में परिवर्तन के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर ऐसा करने से ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ता है, खेत में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, और जो बहुत सारे खरपतवार हमारे खेतों में होते हैं, जैसा कि एक पद्धति है एलिलोपैथी, यानी कि कुछ विशेष प्रकार की फसलें खेतों में बोई जाएं तो कई प्रकार के खरपतवार जमना ही बंद हो जाते हैं हमारे खेतों में। तो ये सब करने से ये लाभ होते हैं। फिर इसके बाद हम असोजी गन्ने की जब बुआई करेंगे पूरी विधि को समझकर, तो फिर मैं नहीं समझता कि उत्पादन घटेगा, और पूरी विधा को ठीक से यदि लागू किया जाए तो निश्चित रूप से पैदावार ठीक होगी और सफलतापूर्वक किसान भाई इसको कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। एक चीज़ जैसे आपने एलिलोपैथी का जिक्र किया है, तो उसमें एक चीज़ थी, तिल बताया गया था। तिल जिस खेत में मोथा वगैरह कहीं ज़्यादा हो रहा है, व्यवस्था खराब हो रही हो, तो वहाँ पे तिल वगैरह बहुत हो, तो मोथे की व्यवस्था कहीं ना कहीं एंड हो जाएगी। मोथा तो उर्द और लोबिये से भी रुकता है। तिल बोने से कई सारे खरपतवार रुक जाते हैं और साथ ही सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। इसमें 9 फसलें, जैसे 2 दाल वाली जैसे उर्द और मूंग, 2 फसलें हरी खाद वाली जैसे सनई ढैंचा, 2 फसलें
अनाज वाली जैसे मक्का और बाजरा, और 2 फसलें तेल वाली जैसे तिल और सूरजमुखी, लो भी और आप 1 फसल गेंदे वाली। इस तरह से 9 फसलें लेकर के हम जो है शुरुआत इसमें कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं, इनकी बुआई करते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसको करने से हमारे खेत सुधर जाते हैं, और फिर जो ये खरपतवारों की और अन्य समस्याएं हमारे सामने आती है, फिर वो कम से कम आती हैं। ये जो अंधाधुंध पैसा जो मार्केट में दुकानों पे जाकर आदमी केमिकल के नाम पे या रसायन के नाम पे या फर्टिलाइजर के नाम पे दिखा रहा, हाँ, देखिए, इनसे एक तरह से देखिए, बचत हो जाएगी। प्राकृतिक खेती का मतलब ही ये है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर ये है कि जैविक खेती में भी जो कृषि के लिए निवेश है वो सारा बाजार से खरीदना पड़ता है, और प्राकृतिक खेती में देसी गाय को इसका मूल आधार कहा गया है। तो इसलिए किसान देसी गाय के गोबर गोमूत्र से ही सारे खाद, कीटनाशक, फफूंदीनाशक आदि बनाता है। तो इसलिए इस पर कोई खर्च अलग से नहीं करना होता, बाजार से छुटकारा मिल जाता है। और यदि हम गन्ने की बात करें तो गन्ने किसान की 50% उत्पादन लागत कम हो जाती है प्राकृतिक खेती अपनाने पर, क्योंकि कोई भी रसायन किसान को बाजार से खरीद के नहीं लाना है। डॉक्टर साहब, अगर प्रकृति की बता रहे हो तो थोड़ा सा इसके मेरे को और बताओ। ये जो खरपतवार वगैरह हो जाए, इनका तो कोई समाधान नहीं है खुरपा-फावड़े के अलावा, या फिर प्रकृति के तौर पे खाद के तौर पे मान के उसे छोड़ दिया जाए, क्या चीज़ बेहतर है? देखिए, ये काफ़ी लंबा विषय है। अगर मैं प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बताऊं तो ये काफ़ी लंबा विषय हो जाएगा। जी जी। मैंने पहले भी कहा कि पूरी विधा को समझ करके यदि किया जाएगा तो कोई समस्या नहीं है। खरपतवारों को रोकने के लिए एक तो मैंने ये बताया PMDS क्रिया करते हैं। जी जी। दूसरा, जब फसल खड़ी होती है तो उस समय आच्छादन करते हैं। आच्छादन करने के कई सारे तरीके हैं, तो खरपतवार रोकने के लिए भी, और सूक्ष्म जीवाणुओं को और केंचुओं को सूर्य की सीधी धूप से बचाने के लिए भी आच्छादन किया जाता है, और यह प्राकृतिक खेती में एक अनिवार्य प्रक्रिया है। तो इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। और ऐसा जो भ्रम एक किसान भाइयों के दिमाग में पैदा हो गया है कि बिना रसायनों खेती संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। सफलतापूर्वक बिना रसायनों के अच्छी खेती की जा सकती है और अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर विचार यहाँ पे रखे। अब जैविक चीज़ों का इनके खेत में कितना प्रभाव पड़ा, ये इतने टाइम में कितने अच्छे से बना के लाए, खेतों की प्रकृति बदल दी इन्होंने। यानी कि जिस अवस्था में पहले से थे उसी अवस्था में उनको लेकर आए हैं। उनकी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी काफ़ी बढ़कर है, और लाभदायक बैक्टीरिया भी काफ़ी गुणनुमा है, और केंचुए वगैरह जो भी चीज़ें हैं, लाभदायक चीज़ें उस ज़मीन में जुड़ चुकी हैं। यानी कि उर्वर क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। तो उस भूमि को, पावन भूमि को हम देखने चल रहे हैं। तो ठीक है डॉक्टर साहब, फिलहाल के लिए विराम। अगली वीडियो में आपसे फिर मिल रहे हैं। ठीक है जी, नमस्कार।